ग्राफ नजर आ रहा है। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप देखें तो आपको उसने पूछा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो बेटे फ्रीक्वेंसी क्या होती है जरा मुझे बताएं। फ्रीक्वेंसी आप कभी बता पाएंगे, ये देखें वेव फॉर्म बेटे क्यों बनी हुई है ऐसे। वेव फॉर्म बेटे उसने ऐसे बनाई हुई है, ऐसी है ना। अगर आप इस वेव फॉर्म को देखें तो ये वेव फॉर्म आधी ये और क्वार्टर क्वार्टर ये, मतलब यहाँ पर आपके टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा है 0.4 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/0.4 सेकेंड। बेटे 1/0.4 4/10 और 10/4 किसके इक्वल आएगा 2.5। बेटे हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाएगी अल्फा। The phase difference between velocity and displacement is 90 degree। ये मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताया था कि फेज डिफरेंस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होती है वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इनमें एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है आपके पास इन अ स्प्रिंग द पोजीशन ऑफ एंटीनोड इज। तो बेटे एंटीनोड लैम्डा बाय 4, अगला 3 लैम्डा बाय 4, उससे अगला 5 लैम्डा बाय 4। इसमें एंटीनोड्स की पोजीशन के बारे में पूछा है, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 14, a particle execute SHM if its initial position is mean, then kinetic energy against time period is। तो बेटे मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर बॉडी अपनी मोशन मीन पोजीशन स्टार्ट कर रही है तो मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां से आएगा, फिर यहां से यहां पर आएगा और फिर यूं आगे जाएगा ऐसे। ठीक है, और यहां पर आके उसका एक साइकिल पूरा हो जाएगा, एक साइकिल क्वार्टर क्वार्टर और ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगी दैट इज बीटा। बीटा the velocity of sound in air is 330, the fundamental frequency of an organ pipe open at both ends। तो बेटे अगर एक organ pipe दोनों एंड से ओपन है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है V/12। V/12 V किसके इक्वल है 330 के, और लेंथ किसके इक्वल है, लेंथ किसके इक्वल है 0.3 के। बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको बल्कि आप मूव करें, इस 2 को भी ना कैंसिल करें, 3/10 3300 over 2 into 3, यहाँ पर आ जाएगा 1100 और यहाँ पर आ जाएगा 550 डेल्टा। Radio wave of wavelength lambda are sent from radar toward an plane if the plane is moving toward radar। बेटे अगर प्लेन रडार की तरफ आ रहा होगा, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर, ये वही केस है। अगर प्लेन रडार की तरफ आ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, राइट ऑप्शन इज बीटा। द नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मास अटैच्ड विद द स्प्रिंग। तो बेटे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई m/k, तो फ्रीक्वेंसी का होगा 1/2 पाई k/m, तो बीटा ऑप्शन आ जाएगी k/m √1/2। अंडररूट की जगह 1/2 लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 आप बताएंगे, एक ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 252 है और दूसरे की 256 है, इन दोनों को इकट्ठा आपने साउंड किया है, तो कितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी बताएं। 4 से डिफरेंस 4, हाँ जी डिफरेंस 4 का है, 4 बीट्स प्रोड्यूस होंगी। क्वेश्चन नंबर 19, the intensity of the ratio of two wave is 1:9, the ratio of their amplitude। तो बेटे ये फॉर्मूला ना हमारी बुक में लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
amplitude square. Intensity is directly proportional to amplitude square. This is the right formula. अब देखिए उसने आपको रेशियो किसकी दी है, इंटेंसिटी की। अगर इंटेंसिटी 1:9 है तो एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, इधर भी अंडर ले लें इधर भी अंडर ले लें, यहाँ पर आ जाएगा 1:3। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, ये हमारी बुक में नहीं है लेकिन उसने इसका सवाल दिया तो मैंने आपको इसकी फॉर्मूला बताया। The distance between node and next antinode is 33 centimeter. मतलब node और next antinode मतलब lambda by 4 33 centimeter है। ओके, और उसमें अगर वेलोसिटी 330 है, f होता है v over lambda। v कितना है 330, lambda किसके इक्वल है, the frequencies, frequency f is equal to v over lambda, ठीक है बेटे, और v कितना है 330। अब lambda कितना, ये वाला 4 ये चला जाएगा, 33 मल्टीप्लाई बाय 4 66 into 66 120 ये 132 आएगा। 330 को 132 से डिवाइड कर दें 250 के करीब आंसर है हमारा। 4 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, as the train whistle and move at constant speed toward a stationary listener, तो बेटे जब ट्रेन स्टेशनरी लिसनर की तरफ आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब पिच ग्रेजुअली राइज हायर अल्फा। 22 में a tuning fork of 90 Hz is sounded and moved toward an observer with a velocity equal to 1/10 of the velocity of sound। बेटे वो कह रहा है सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो बेटे मैंने ये सवाल आपको करवाया था, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो फॉर्मूला ये रहेगा v over v minus plus। केस नंबर 3, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे, लेकिन सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है विद 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, बेटे यहाँ पर क्या आएगा बताएं, इस v की जगह हमारे पास आ जाएगा v minus 1/10। us की जगह मैंने 1/10 d क्यों निकाला, क्योंकि सोर्स 1/10 ऑफ द स्पीड से मूव कर रहा है, पर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बेटे कितनी है 90 हर्ट्ज 90। बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा बताएं, v over इसका एलसीएम ले आ जाएगा 9v over 10, ठीक है। ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये 90 तो आना ही आना है। बेटे जिसका माइक ऑन है अपना माइक ऑफ करे प्लीज, v से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 100 हर्ट्ज आंसर है। बिल्कुल ऐसा सवाल हमने क्लास में भी किया हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 की बेटे आ रहा है। क्वेश्चन 23 में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, नीचे इसका सॉल्यूशन हुआ है आपके सामने। An observer moved toward a stationary observer. An observer moved toward a stationary source of sound. अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड की तरफ, तो यहाँ पर आएगा पहला केस, और ऑब्जर्वर की स्पीड है v/5, तो यहाँ पर जहां पर u0 आता है वहां पर v/5 आ रहा है, आप हिंट में देख सकते हैं। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी 6/5f। अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो बेटे परसेंटेज इंक्रीज आप पता कैसे निकालेंगे, बच्चों मेरी बात सुनिए, जो न्यू फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आई है 6/5f, न्यू फ्रीक्वेंसी 6/5f है। तो इंक्रीज कैसे निकालेंगे, इंक्रीज निकलेगा 6/5f को एक्चुअल से माइनस करके, जब 6/5f को f से माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 1/5f। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 20%, ठीक है। तो केस नंबर 1 लगाएंगे क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो बेटे मैंने आपको पहले दिन भी एक बात समझाई थी, अगर तो आपको फॉर्मूलाज आते हैं
तो आप डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है बेटे। मैं इसको रेस करने लगा हूँ। स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी दिन उसका वीडियो लेक्चर भी आपको साथ अपलोड होता है। आप मुझे लास्ट टाइम कह रहे थे कि सर वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं होते, लेकिन आपको जो फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर है वो अपलोड हो रहे हैं। तो आप साथ साथ अगर आपका लेक्चर में कोई कमी पेशी रहेगी तो आप वीडियो लेक्चर सुन के भी कमी पेशी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। सर वो लेक्चर आपका ही होता है? बेटे मेरे कुछ चैप्टर मेरे हैं, जिस तरह अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 सुने तो वो मैंने खुद दिया हुआ लेक्चर, बाकी और टीचर्स के हैं। सर हमें आपके लेक्चर चाहिए। सर ऐसे नहीं हो सकता कि जो आप अभी जो पढ़ा रहे हैं यही जो रिकॉर्ड तो हो रहा है ये वाला, तो यही वाला एलएमएस पे अपलोड हो जाएगा? नहीं बेटे ऐसा ना पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ पर कोई इतने अच्छे हाई क्वालिटी कैमराज नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी क्लासेस एक साथ चल रही होती हैं। जो अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखें ना जो कोई अपलोड हुआ है तो उसमें रेजोल्यूशन बड़ी अच्छी है, तो वो फिर रिकॉर्डेड होते हैं ना, इसलिए रिकॉर्डेड के दौरान हम उसको कर सकते हैं चेंज। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें जरा। द ग्राफ फ्लो बिलो द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम। तो आपने इस ग्राफ को देख के बताना है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। तो बेटे एम्पलीट्यूड तो देखें वाई एक्सिस के लॉन्ग 0 से 2 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है, तो वो 2 होगा। और फ्रीक्वेंसी कैसे बताएंगे? टाइम पीरियड 20 माइक्रोसेकंड है, जिसका मैंने भी आपको समझाया। जब एक वेव पूरी हो रही है तो टाइम पीरियड 20 माइक्रोसेकंड है। तो बेटे आप क्या करें 1/f कर दें, फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो आप 1/टाइम पीरियड करें, जिस तरह मैंने भी आपको ऊपर एक वेव फॉर्म करवाई, तो आपको 50 किलो हर्ट्ज आ जाएगा डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन 25 में Laplace correction in the expression for the velocity of sound is needed because sound wave propagate adiabatically। लैप्लेस ने यही तो बताया था कि साउंड वेव एडियाबैटिकली आगे जाती है, और उसने जो न्यूटन गलती कर रहा है उसको रिमूव किया। 26 डॉपलर इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। आप बोलेंगे सर वो कैसे? डॉपलर इफेक्ट में अगर सोर्स और लिसनर में डिस्टेंस कम होगा तो हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज आएगी। बेटे डिस्टेंस पे नहीं, चेंज इन डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। देखें मेरी बात सुनें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक जगह खड़ा हुआ, मुझे आवाज आ रही है, सोर्स भी खड़ा हुआ है, मैं भी एक जगह पर हूं, तो रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो डॉपलर इफेक्ट भी नहीं है। हम दोनों में से एक मूव करेगा तो डॉपलर इफेक्ट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। जब मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो डॉपलर इफेक्ट होगा। यहां पर अल्फा ऑप्शन आनी चाहिए थी चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर, ठीक है। 27 में देखें द डायग्राम शो द प्रोफाइल ऑफ वेव which is the following part of the points are in phase। हाँ जी, इन फेज पॉइंट्स कौन कौन से हैं? बी और ई। अगर आप देखें तो बी भी उसी जगह पर है जहां पर ई है वेव में। सर ये ए और डी क्यों नहीं है? ए और डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन में ए और डी है नहीं। ओ यस। 28 में अगर आप देखें तो 28 में आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो बेटे स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का फॉर्मूला है 1/2L अंडर एफ ओवर एम। उसने उसको एन की फॉर्म में लिखा हुआ है n/2L अंडर एफ ओवर एम। सर अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकता? यार अल्फा ऑप्शन तब होता अगर वो कहता फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर अल्फा होता। उसने फंडामेंटल की तो बात ही नहीं की बेटे। 29 के अंदर अगर आप देखें तो सोल्यूशन हुआ है नीचे, फ्रीक्वेंसी गिवन है, एम्पलीट्यूड बताना है आपने। A particle is placed on a plank undergoing SHM of frequency 3/π Hz।
द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज व्हाट? तो बेटे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट मैक्सिमम का, तो उसने एक्सेलरेशन की जगह जी की वैल्यू लिख दी है, जी की। एक्स नॉट निकालेंगे तो आ जाएगा जी ओवर ओमेगा स्क्वायर। और यहां से ओमेगा कितना आ जाएगा, सॉरी आपने एक्स नॉट निकालने से ए की जगह वो जी लिख रहा है, जी और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करी, क्योंकि उसमें बोला प्लैंक, तो प्लैंक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता है। और ये ओमेगा किसके इक्वल है? दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब वैल्यूज को जिसने की हुई है आप चेक कर लें, 2 पाई, एफ की वैल्यू 3 ओवर पाई, तो आंसर आ जाएगा 15/18। सर ये एलएमएस पे तो गलत दिया हुआ, तो 3/p लिखा हुआ था, इसे समझ नहीं आया। नहीं बेटे इसका आंसर 5/18 है, चेक कर लें आप। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 30। An observer on the seashore observed 54 waves reaching the coast per minute. If the wavelength is 10 meter, the velocity is, तो बेटे वेलोसिटी होती है v इक्वल एफ लैम्डा। अगर आप देखें तो f कैसे आएगा, 54 वेव्स पर मिनट, तो यहाँ पर आप मिनट की जगह सेकंड लेते हैं। देखो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है, फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, तो 54 वेव पर मिनट है, 54 मिनट में 60 सेकंड, तो पहले उसने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, फिर v इक्वल एफ लैम्डा में वैल्यू पुट कर दी है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, हाँ जी, जिसने हैंड रेज किया बेटे माइक ऑन है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन 31 के ऊपर आ गए। द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड बाय टू ट्यूनिंग फोर्क व्हेन साउंडेड टुगेदर इज 4। ठीक है, one of them has a frequency 250 hertz, the frequency of the other cannot be less than। तो बेटे देखें ना, अगर एक की फ्रीक्वेंसी 250 है तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी या तो 246 होगी या 254 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ बीट्स 4 है, तो दूसरी ट्यूनिंग फोर्क में या तो उसकी 4 ज्यादा होगी या 4 कम होगी, लेकिन उसने पूछा नॉट लेस देन। ठीक है, तो बेटे नॉट लेस देन 246, मिनिमम 246 होगी। अगर 246 से भी कम हुई, अगर 246 से भी कम होगी, तो फिर बेटे आपको 4 बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू ट्रेवल फ्रॉम ट्रफ टू क्रस्ट इज t/2, टाइम पीरियड का आधा। हाँ जी, 33 नंबर क्वेश्चन को देख के बताएं, ये मैंने क्लास में करवाया था आपको, लेकिन मैंने वैल्यूज डिफरेंट दी थी आपको। 33 को देखकर बताएं, ऐसे ही सवाल आपको क्लास में करवाया गया था लेकिन डिफरेंट वैल्यूज के साथ। यस अब बॉडी परफॉर्म एसएचएम विद अ पीरियड ऑफ 6.3 सेकंड, टाइम पीरियड गिवन है और मैक्सिमम स्पीड गिवन है। ये देखिए, आपको मैक्सिमम स्पीड गिवन है कितनी, 10, और टाइम पीरियड कितना गिवन है, 6.3। तो आपने बताना क्या क्या है, ओमेगा और एक्स नॉट। बेटे ओमेगा कैसे बताएंगे, 2 पाई ओवर कैपिटल टी, तो 2 पाई, 2 और पाई को मल्टीप्लाई करें 6.3 आएगा, टाइम पीरियड भी 6.3 है, आंसर 1 आ जाएगा, 1। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा एक्स नॉट, तो एक्स नॉट क्या होगा, v नॉट ओवर ओमेगा, v नॉट 10 है और ओमेगा 1 है, तो आंसर आ जाएगा 10। बिल्कुल ऐसा ही सवाल मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। हाँ जी, मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था जिसमें मैंने आपको सबकी एक्सेलरेशंस बताई थी, प्रोजेक्शन की, मास स्प्रिंग की और सिंपल पेंडुलम की। जो बच्चा अच्छी तरह मेरा लेक्चर पढ़ के टेस्ट को अटेम्प्ट करता है उसको कोई मसला नहीं होता। तो प्रोजेक्शन की एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स है, मास स्प्रिंग की k ओवर m है, सिंपल पेंडुलम की g ओवर l है।
A frictionless mass spring system is set into oscillation by pulling the mass down R from its resting position. The total energy is proportional to. तो बेटे अगर आपको याद हो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर. एक्स नॉट की जगह आप आर स्क्वायर लिख दें बस, एम्पलीट्यूड को वो आर से शो कर रहा है. ठीक है. 136 के अंदर वैसे तो उसने सॉल्यूशन भी किया लेकिन इसका आंसर जुबानी कर लेते हैं. वो कैसे? मोटरसाइकिल रनिंग एट 130 और वो हॉर्न दे रहा है 2 किलोहर्ट्ज का, while a chasing car running at 150 km/h. The apparent frequency of the siren is heard by the car driver will be. बेटे अब जरा मेरी बात सुनिएगा जरा. देखिए जो कार वाला है, कार वाला ये देखिए, जो कार वाला है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है? जो चेस कर रहा है 150 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. जो मोटर बाइक वाला जो आगे जा रहा है, मोटर बाइक वाला, उसकी स्पीड कितनी है? 130 मीटर पर सेकंड. अच्छा, अब इस गाड़ी वाले ने हॉर्न दिया है. गाड़ी वाले ने जो हॉर्न दिया वो कितना है बताएं? 2 किलोहर्ट्ज. जो गाड़ी वाले ने हॉर्न दिया वो कितना है? 2 किलोहर्ट्ज. अगर आप देखें इस फोर्स इस मोटर बाइक की तरफ जा रहा है तो मोटर बाइक वाला ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनेगा और जो ड्राइवर अपना वाला ड्राइवर है जो गाड़ी में बैठा है उसको कम फ्रीक्वेंसी की आवाज आएगी. क्यों? उसकी रीजन ये है कि बिकॉज हमारे पास केवल एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर, तो मोटर बाइक वाला 2 किलोहर्ट्ज ज्यादा की आवाज सुनेगा और ये वाला 2 किलोहर्ट्ज से कम की आवाज सुनेगा. ठीक है. अगर आपने इसका प्रूफ देखना है तो यहाँ पर इसका प्रूफ हुआ है. ये बिल्कुल वही सवाल है जो आपकी बुक की एग्जांपल है जो मैंने आपको बताई थी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37 को देख के बताएं, क्लास में करवाया आपको? देख के बताएं. थर्टी 37 नंबर क्वेश्चन आप सबके रजिस्टर पे लिखा हुआ है. करवाया. क्वेश्चन नंबर 37 में सॉल्यूशन भी हुआ है और ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया बेटे. पास्ट पेपर का सवाल है. क्वेश्चन नंबर 38. The frequency of the fundamental mode of the transfer vibration of a stretch wire is 100 mm long, is 250 Hz. When the wire is shortened to 500, what is the fundamental frequency? बेटे आप सबको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टेंशन ओवर लैम्डा. तो फ्रीक्वेंसी f1 और f2 is equal to l2 over l1. फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्स है. जब उसने बोला फ्रीक्वेंसी कितनी है 250 हर्ट्ज, जब उसने फ्रीक्वेंसी बोला कितनी है 250 हर्ट्ज, तो उस वक्त लेंथ कितनी है? लेंथ 100 मिलीमीटर. तो लेंथ को आपने इनवर्स में लिखना है. इनवर्स में 1000 मिलीमीटर इनवर्स में. फिर बेटे उसने बोला व्हेन द वायर इज शॉर्टेंड, फिर उसने वायर को शॉर्ट करके L2 कितना है 500 मिलीमीटर. तो आपने नई वाली फ्रीक्वेंसी f2 बतानी है. f2 बतानी है. 2 से कैंसिल यहां पर आ जाएगा 1/2. ये 2 0 चला जाएगा f2 चला जाएगा तो f2 500 आ जाएगा 500. क्वेश्चन नंबर 39. The speed of sound in cold air is vc and in hot days va. तो बच्चों बताएं गर्मियों में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा है या सर्दियों में? गर्मियों में से. गर्मियों में. So VA is greater than VC. और आखिरी सवाल भी आपको क्लास में मैंने बोला था, an astronaut in space come to know of an explosion on a nearby planet. The astronaut came to know about this explosion because of the light. क्योंकि साउंड तो स्पेस में ट्रैवल ही नहीं करेगी, वहां पर वैक्यूम होता है. तो astronaut only saw the explosion. B का ऑप्शन. सर ये 21 और 22 दिखा दें क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना. सर इसकी पिक भी भेज दीजिएगा ग्रुप.
सर लेक्चर कहाँ पे होते हैं, LMS पे रिकॉर्डेड? हाँ जी बेटे, LMS के ऊपर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। जब आप LMS ओपन करते हैं ना, तो वहां पर एक वीडियो का सिंबल ही बना नजर आ रहा होता है नीचे आप, वहां पर आपके वीडियो लेक्चर्स भी अपलोड होते हैं। सर ये आप ग्रुप में भेज देंगे? ये जो है फिर ये जूम आउट कर दें, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर इसके टेस्ट की जो स्क्रीन